तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। आई होप आपके फेस्टिवल बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो जनरली उनका वेव नेचर होता है। ठीक है, कि वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती हैं, वेव की तरह बिहेव करती हैं। ये सब कहानी किसने बोली थी? मैक्सवेल ने। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफ्रैक्शन शो करती है ना। ये सब बातें मैक्सवेल बोल के गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली क्या था, जो वेव नेचर था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ों को नहीं बता पा रहा था। तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी कि एक प्लैंक नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, वेव नेचर शो नहीं करती, पार्टिकल नेचर शो करती है ना। तो देखो उसने किस तरह से वेव के पार्टिकल नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को प्रूव करा। प्लैंक ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर की होती है। तो उसने क्या करा, उसने फिर क्या करा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करा। देखो ज़रा किस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन भी कर रखा है। मैक्स प्लैंक एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह को एक्सप्लेन करा विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है बच्चों, पहले देखो ब्लैक बॉडी एक्चुअली क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो हर तरह की वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो, तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है एक्चुअली, जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लो तुमने उसके ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, या इवन एमिट भी कर सकती है ना, कि या तो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले या फिर निकाल दे, अपने में से रिलीज़ कर दे फ्रीक्वेंसी को। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी को बोलते हैं। ठीक है, उस ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन निकलती हैं उसे, उन रेडिएशन को ही क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो हमने डिफाइन करा हुआ है किस तरह से। ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। ब्लैक बॉडी क्या एक आइडियल बॉडी है जो वेव, हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और निकाल भी देती है ज़रूरत पड़ने पे ना। विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक आइडियल बॉडी है जो सिंपली हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती है या निकाल देती है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, और जो भी रेडिएशन ऐसी ब्लैक बॉडी निकालती है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ज़रा देखो एक तुमने आयरन की रोड ली, आयरन का एक टुकड़ा सा लिया, तुमने क्या करा, मान लो उसे हीट देना स्टार्ट करा, यानी कि उसे टेम्परेचर वगैरह पे हीट पे रखा। तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगी, रेड हो जाएगी, है ना। इनिशियली क्या हुई, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेड हो गई। फिर तुमने देखा होगा वो लोहे का रोड वगैरह है जो कुछ देर बाद क्या हो जाती है, येलो हो जाती है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद वो कैसी होगी, ग्लोइंग वाइट टाइप की होगी, कि वाइट चमकीली वाइट सी होगी। फिर उसके बाद वो कैसी होगी, थोड़ी देर में ब्लू हो गई। तो ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल हो गया। ब्लैक बॉडी क्यों, कि देखो हर थोड़ी देर में वो रेड रेडिएशन निकाल रही है ना, उसके बाद येलो निकाल रही है, उसके बाद वाइट रेडिएशन निकाल रही है, फिर ब्लू। इनकी हर तरह की रेडिएशन को एमिट कर रही है अपने में से, है ना, हर फ्रीक्वेंसी को। तो ठीक है, इसलिए आयरन बार को हम क्या बोल सकते हैं, एक ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। कुछ इस तरह से तुम चीज़ों को आइडिया ले सकते हो। ठीक है, और जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ देखा गया तो देखो रेड की वेवलेंथ सबसे कम है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है येलो की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है वाइट की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है तुम्हारी ब्लू की। तो यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपका वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ और इंटेंसिटी में ग्राफ देखा गया तो क्या ऑब्जर्व करा गया, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है ना तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ती है, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आके जैसे तुम और वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो तुम्हारी इंटेंसिटी घटती रहेगी। तो इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लोग देख लेना। तो देखो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कि देखो वेव जो होती है वो कॉन्टीन्यूस नेचर की होती है, कि कॉन्टीन्यूसली वो चलती रहती है ना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर की होती तो क्या होना चाहिए था, कि जैसे ये जो आयरन रोड है तुम्हारी, पहले वो रेड हो रही है, फिर एक साथ ही उसे क्या हो जाना चाहिए था, येलो हो जाना चाहिए था। यानी कि हर एक मोमेंट पे कॉन्टीन्यूसली उसे कलर बदलने चाहिए थे, है ना। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब कर रही है तो कॉन्टीन्यूसली कलर चेंज होने चाहिए थे, बट कॉन्टीन्यूसली नहीं हो रहे थे, थोड़े थोड़े टाइम बाद हो रहे थे, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आयरन एब्जॉर्ब कर रही है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है ना, कि वो डिसकॉन्टीन्यूस है। तो ठीक है, इधर से कंक्लूजन निकला कि जब भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एब्जॉर्ब ओनली इन डिसकंटिन्यूस मैनर नॉट इन कॉन्टीन्यूस मैनर, कि जो भी मतलब जैसे आयरन रोड है इसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ होंगे, वो हमेशा डिसकंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब करेंगे, कि ऐसे नहीं कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, हर एक पॉइंट पे थोड़े थोड़े गैप में वो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को।
और एक साथ कर रहे होते तो कलर एक साथ चेंज होना चाहिए था, बट एक साथ नहीं हो रहा था। ठीक है, और दूसरी बात क्या निकल के आई, दे एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, कि जो भी हो, जो तुम्हारा लोहे की ये जो वो है तुम्हारी रोड, वो किस तरह से एब्जॉर्ब करें, पैकेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, है ना। कि जैसे मान लो ये लोहे की रोड है, कोई मेटल है, वो क्या कर रहे हैं कि पहले एक पैकेट आया, उसने एब्जॉर्ब करा, रेड कलर हो गया, फिर थोड़ी देर में और दूसरा, मतलब एक पैकेट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, फिर दूसरा पैकेट आया, फिर तीसरा पैकेट आया, यानी कि वो जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी मेटल एब्जॉर्ब कर रहा है, वो फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि पैकेट की फॉर्म में, कि जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, वो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करिए, हर एक जैसे पैकेट आता जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, है ना। कि ऐसे नहीं कॉन्टीन्यूसली आ रही है लगातार, यानी कि छोटे पैकेट आते जा रहे हैं एनर्जी के। तो इधर से ये बात निकल के सामने आई कि दे एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि हर एक अलग अलग पैकेट एनर्जी के आ रहे हैं जो एब्जॉर्ब कर रही है आयरन की रोड या ब्लैक बॉडी, जिसको क्या बोला गया, क्वांटम या फोटोन भी बोल देते हैं ना। लाइट के केस में फोटोन बोल देते हैं, अनलेस इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में क्वांटम बोल देते हैं। क्यों, हर एक मूवमेंट पे क्वांटम को एक क्वांटम आते जा रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करती जा रही है ब्लैक बॉडी। तो इधर से हम समझ में आया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है, ऐसा बोला गया प्लैंक ने। ठीक है, फिर एनर्जी वगैरह निकालने की बात आई तो एनर्जी का क्या रिलेशन देखा गया कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। यानी कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा एनर्जी होगी क्वांटम की। क्वांटम क्या, जो एक पैकेट आ जा रहे हैं एनर्जी के, ठीक है। तो ईच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा गया न्यू फ्रीक्वेंसी, ई किसके इक्वल आ गया, एच न्यू के इक्वल। ई क्या है, एनर्जी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू में 10⁻³ जूल सेकंड, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल से तुम्हें समझ आएगा। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कहने की एनर्जी निकालो 1 मोल फोटोन की, हुज फ्रीक्वेंसी 5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखो, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। पहले एक क्वांटम के लिए एनर्जी निकाल दें, तो इज इक्वल टू एच न्यू क्या हो गया, ई की वैल्यू न्यू की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है, न्यू की वैल्यू इन्होंने दी है 5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। एच की वैल्यू हमें मालूम है, इधर से एनर्जी क्या आ गई फॉर 1 क्वांटम आ गई तुम्हारी 3.313 इंटू में 10⁻19 जूल। ठीक है, अब देखो ये तो आ गई एक क्वांटम के लिए, हमें क्या चाहिए, 1 मोल क्वांटम के लिए चाहिए, या 1 मोल फोटोन के लिए हमें एनर्जी निकालनी है। तो ठीक है, 1 मोल के अंदर कितने क्वांटम होते हैं, अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, ये तो आ गई एक क्वांटम के लिए, एक फोटोन के लिए। हमें चाहिए 1 मोल फोटोन के लिए, तो बस मल्टीप्लाई कर दो है वो एड्रो नंबर से, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितनी आ गई बच्चों, 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लेना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख लो, सिंपल अगला न्यूमेरिकल देख लो, सिंपल था। ए 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कह रहे क्योंकि 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है जो वेवलेंथ छोड़ रहा है 400 नैनोमीटर। ठीक है, जो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ छोड़ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। कहने की ये बताओ, जो बल्ब है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, वो हर एक सेकंड में कितने फोटोन छोड़ रहा है, यानी कि वो कितने एनर्जी के पैकेट छोड़ रहा है, कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैकेट छोड़ रहा है। ठीक है, पर सेकंड में बताओ। तो देखो, हमें लैम्डा गिवन है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्या आ गया 4 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। अब पावर इन्होंने दी है बल्ब की 400 वाट, 1 वाट में कितने होते हैं, जूल पर सेकंड। तो हमने क्या लिख दिया कि पावर कितनी होगी, 100 जूल पर सेकंड होगी बल्ब की। ठीक है, बहुत बढ़िया। पावर बोल लो या एनर्जी बोल लो, यानी कि एनर्जी बल्ब की कितनी होगी, 100 जूल पर सेकंड। जूल है तो एनर्जी की बात होगी ऑफकोर्स, तो बल्ब की एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल पर सेकंड। और हमें एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एनर्जी होता है एच न्यू, और फॉर एन नंबर ऑफ फोटोन, एन नंबर ऑफ क्वांटम कितना होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी आ गई, हमने क्या कर लिया, दोनों एनर्जी को इक्वल रख दिया। तो इधर से हमारे पास आ गया 100 जूल सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू एन इंटू में 6.626 इंटू में 10⁻34। एच की वैल्यू रखी, और न्यू का फॉर्मूला, न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। हमने इधर से न्यू निकाल लिया, जो क्या है 0.75 इंटू में 10⁻15 सेकंड इनवर्स। हमने इधर चीज़ों को रखा, हमने क्या करा, बस एन की वैल्यू निकाल ली। एन हमारा कितना आ गया, 20.122 इंटू में 10⁻19 सेकंड इनवर्स। तो इधर से हमें सिंपली पता चल गया कि कितने फोटोन निकाल रहा है बल्ब एक सेकंड में, 20.122 इंटू में 10⁻19 सेकंड इनवर्स। सिंपल है बच्चों, बस फॉर्मूले का यूज़ करा, चीज़ों को पुट करा, तो देखो हमें पता चल गया कि 100 वोट का बल्ब कितने फोटोन निकाल रहा है। तो ये कमाल की बात नहीं है क्या, तुम बस एक फॉर्मूले का यूज़ करके सिंपली बता सकते हो कि हाँ भैया ये हर सेकंड में इतने ज़्यादा फोटोन छोड़ रहा है बच्चों, हर सेकंड में। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो कि फोटोन कितनी तेज़ कॉन्टीन्यूसली आता है ना। तो ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आई होप आपसे हो जाएगा।
अगले लेक्चर में मिलते हैं विद टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।